Good morning, everyone. What had we discussed in the previous class? Financial market. Yes, we were discussing financial markets. And we discussed there are broadly two types of financial markets. One is for short-term requirement of funds. That one is called Borrowed funds. money market. Money And market. the one from which we can arrange funds for medium term or long term, that is called capital market. Capital market. Okay. Money market we had discussed yesterday. Money market instruments, features of money market. So now today we will discuss about capital market. Capital market is an organized market mechanism for effective and efficient transfer of financial resources from savers to investors for a long term. When we are saying long term over here, it includes medium term also, means more than 1 year period. Okay, so it's an organized, means proper, well organized, systematic market mechanism is there through which funds are transferred from the savers to the investors for a long term. It consists of development banks, commercial banks, primary market एंड सेकेंडरी मार्केट. अब ये प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट क्या होती है ये अभी हम डिस्कस करेंगे. इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कॉमर्शियल बैंक्स, companies and mutual funds are the main investors in capital market. Okay, so capital market is broadly of two types, primary market and the other is सेकेंडरी मार्केट. सेकेंडरी मार्केट को हम स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं. सारी स्टॉक एक्सचेंजेस को मिलाकर वी कॉल इट सेकेंडरी मार्केट. ठीक है. प्राइमरी का क्या मतलब होता है? फर्स्ट या इनिशियल, है ना. तो जैसे स्कूल में प्राइमरी क्लासेस होती हैं, स्टार्टिंग की फर्स्ट 5 क्लासेस को प्राइमरी क्लासेस कहते हैं. ठीक है. सो प्राइमरी मींस इनिशियल. So similarly, over here, primary means initial market, means when shares are issued for the first time by any company, that is called primary market. जैसे आपने कार खरीदनी हो तो आपके पास दो ऑप्शन है ना, या तो आप नई कार खरीदो डायरेक्टली कंपनी से, तो वो प्राइमरी मार्केट हो गई, या दूसरी ऑप्शन है आप सेकेंड हैंड कार खरीदो किसी से, तो वो सेकेंडरी मार्केट हो गई. इसी तरह से जब कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को शेयर्स इशू करती है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट, शेयर्स या डिबेंचर्स, व्हिचएवर सिक्योरिटीज. बट इफ इन्वेस्टर्स बाय और सेल सिक्योरिटीज अमंग देमसेल्व्स थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट. ठीक है. प्राइमरी मार्केट इज ऑफ 5 टाइप्स, 5 मेन टाइप्स. कंपनी ने अगर इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली शेयर्स इशू करने हैं तो उसके 5 मेन तरीके हैं. फर्स्ट इज पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस, देन देयर इज राइट्स इशू, थर्ड इज ऑफर फॉर सेल, फोर्थ वन इज प्राइवेट प्लेसमेंट एंड फिफ्थ इज EIPOs. अब इन सबको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे. प्राइमरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज न्यू इश्यूज मार्केट. क्यों कहते हैं इसे न्यू इश्यूज मार्केट? क्योंकि वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है ना. यस, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच में. न्यू शेयर्स या न्यू डिबेंचर्स, न्यू सिक्योरिटीज इशू होती हैं इसके थ्रू, वेयर न्यू और फ्रेश इशू ऑफ कैपिटल आर मेड बाय कंपनीज through issue of equity shares, preference shares, debentures and public deposits. How can the company issue them? Methods of flotation या methods of issue. First is public issue through prospectus. ये आपने
अकाउंट्स में पढ़ लिया होगा शेयर्स के चैप्टर में। Yes, sir. क्या होता है इसमें? कंपनी एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है पब्लिक को इन्फॉर्म करने के लिए कि हम अपने शेयर्स रेज कर रहे हैं। यस, वेरी गुड। और उनकी ये प्राइस है। यस, एग्जैक्टली। कंपनी शेयर होल्डर्स को या इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली सिक्योरिटीज इशू करती है जनरल पब्लिक को, लेकिन उससे पहले कंपनी एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्रोस्पेक्टस इज लाइक एन एडवर्टाइजमेंट जिसमें डिटेल होती है कि कौन से प्रोजेक्ट के लिए कंपनी पैसा फंड रेज कर रही है, कहाँ इन्वेस्ट होंगे वो पैसे, किस तरह से यूज होंगे, कंपनी के बारे में, कंपनी के बिजनेस के बारे में डिटेल्स होती हैं। ठीक है, सो द कंपनी इशूज अ प्रोस्पेक्टस टू इन्फॉर्म द पब्लिक अबाउट द पर्पस फॉर विच फंड्स आर बीइंग रेज्ड। पास्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी इज ऑल्सो डिस्क्लोज्ड इन इट, कि पिछले कुछ सालों में कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है कंपनी की। People invest in the company on the basis of all this information. Clear? Yes, sir. Then next is rights issue. Rights issue क्या होता है? जब भी कोई कंपनी, एग्जिस्टिंग कंपनी न्यू शेयर्स इशू करती है, तो इट इज कंपल्सरी दैट द कंपनी शुड ऑफर दोज शेयर्स फर्स्ट टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। Why? So that the control of the existing shareholders does not get diluted. अगर नए शेयर होल्डर्स को इशू कर देंगे, शेयर्स अलॉट कर देंगे, तो और नए ओनर्स बन जाएंगे कंपनी के। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का कंट्रोल या परसेंटेज शेयर थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि जनरल पब्लिक को या न्यू इन्वेस्टर्स को शेयर इशू करने से पहले, अगर एग्जिस्टिंग कंपनी है, इट हैज टू इशू और ऑफर, इट हैज टू ऑफर द शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर शेयर होल्डिंग। जिस प्रोपोर्शन में उनके पास ऑलरेडी शेयर हैं, उसी प्रोपोर्शन में उन्हें ऑफर किया फॉर शेयर्स। अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर उन सारे शेयर्स को सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो उन्हीं को अलॉट हो जाएंगे सारे शेयर, फिर न्यू इन्वेस्टर्स को कोई शेयर्स इशू नहीं होंगे। लेकिन अगर कुछ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स नए शेयर्स को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देन दोज शेयर्स विल बी ऑफर्ड टू जनरल पब्लिक। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. So further shares offered to the existing shareholders in proportion of their shareholding is called rights issue, because it is the right of the existing shareholders that whenever company issues new shares, they should first be offered to existing shareholders. Third method is offer for sale. The company sells the entire lot of shares to an intermediary. Intermediary कौन होता है? Generally a firm of stock brokers at an agreed price, and the intermediary resells the shares to public at a higher price. मतलब कंपनी डायरेक्टली पब्लिक को शेयर्स इशू करने के बजाय कंपनी सारे के सारे शेयर्स सेल कर देती है किसी इंटरमीडियरी को या इंटरमीडियरीज को, एजेंट्स को, एक प्राइस पे, और वो एजेंट्स या इंटरमीडियरीज फिर उन्हीं शेयर्स को जनरल पब्लिक को इशू करते हैं या रीसेल करते हैं at a slightly higher price, keeping a profit margin for themselves. So this method is called offer for sale. कंपनी का क्या बेनिफिट है इसमें, ऑफर फॉर सेल में? सर उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती शेयर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। वेरी गुड। कंपनी को ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते कि भाई शेयर इशू करो, फिर एप्लीकेशन आती रहेंगी, फिर देखो किसको अलॉट करना है किसको नहीं, वो सब बॉदरेशन भी खत्म। प्लस मिनिमम सब्सक्रिप्शन का रिस्क जो रहता है कि मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो भी खत्म। कंपनी ने तो सारे शेयर सेल कर दिए इंटरमीडियरी को, कंपनी की तरफ से कैपिटल कंपनी के पास तो आ गई।
अब इंटरमीडिएट आगे पब्लिक को बेचता रहेगा, इश्यू करता रहेगा, ठीक है, वो उसकी बॉदरेशन हो गई सारी, इसीलिए वो थोड़ा प्राइस भी हाइयर लेगा क्योंकि उसने मार्जिन रखना है अपना भी, अपने एफर्ट्स के लिए, अपने सर्विसेज के लिए, ठीक है। लेकिन नुकसान इसमें क्या होता है कि प्राइस थोड़ा सा पब्लिक को बढ़कर मिलता है, मतलब कंपनी ने अगर 100 रुपए में शेयर सेल किया इंटरमीडिएरी को, तो इंटरमीडिएरी 105 110 कुछ ऐसे प्राइस पे सेल करेगा आगे, तो पब्लिक के लिए थोड़ा सा शेयर का प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस सर। नेक्स्ट इज प्राइवेट प्लेसमेंट। द कंपनी सेल्स द एंटायर लॉट ऑफ शेयर्स, ये भी पढ़ा होगा आपने शेयर कैपिटल के चैप्टर में। यस और नो? नहीं पढ़ा अभी? ओके। द कंपनी सेल्स द एंटायर लॉट ऑफ शेयर्स टू सेलेक्टिव क्लाइंट्स, generally institutional investors and selected individuals. Means instead of issuing the shares to general public, shares or debentures, whichever security it is, instead of issuing it to general public, the company allots, issues and allots all these shares or debentures to selective group of people. These may be individuals, these may be banks, these may be insurance companies, mutual funds. Clear? यस सर। तो ऐसा जनरली कौन सी कंपनी करेगी? Which type of company? पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी? प्राइवेट। यस, प्राइवेट कंपनी, क्योंकि पब्लिक कंपनी तो जनरली जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू करती है, कर सकते हैं वो भी प्राइवेटली, प्राइवेट प्लेसमेंट, बट जनरली प्राइवेट प्लेसमेंट इज डन बाय प्राइवेट कंपनीज। देन फिफ्थ मेथड ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज इज EIPOs। IPO का क्या मतलब होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। रिपीट। इनिशियल पब्लिक ऑफर। ई का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉनिक। यस, इलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रॉनिकली जब शेयर्स इशू किए जाते हैं, मतलब ऑनलाइन जब शेयर्स इशू किए जाते हैं, उसे कहते हैं EIPOs। द कंपनीज एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद अ स्टॉक एक्सचेंज टू इशू शेयर्स टू पब्लिक ऑनलाइन। A registrar to the issue having online connectivity with the exchange is appointed. And SEBI registered brokers. What is SEBI? Securities and Exchange Board of India, which controls and regulates all the stock exchanges in the country. So SEBI registered brokers are appointed for accepting applications on behalf of the company. तो इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन अगर कंपनी ने शेयर्स इशू किए तो वो कहलाता है EIPOs। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। तो ये तो हो गई प्राइमरी मार्केट, जब कंपनी न्यू शेयर्स इशू करती है शेयर होल्डर्स को, तो इन 5 में से किसी एक तरीके से वो इशू कर सकती है। देन कम्स सेकेंडरी मार्केट। एज आई टोल्ड, secondary market consists of stock exchanges where the securities already allotted can be bought and sold between the investors. Secondary market imparts liquidity to long-term securities and thus supports the primary market. Now tell me, can secondary market exist without primary market? नो। Why not? क्योंकि अगर प्राइमरी में शेयर्स इशू नहीं होंगे तो वो सेकेंडरी में शुरू करेंगे कैसे? एब्सोल्युटली राइट। अगर शेयर्स इशू ही नहीं होंगे तो वो रीसेल कहां से होंगे? अगर कंपनी कार पहली बार में ही नहीं बेचेगी तो उस कार की सेकंड हैंड सेल परचेज कैसे होगी? सो सेकेंडरी मार्केट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट प्राइमरी मार्केट, नाइदर थियोरेटिकली नॉर प्रैक्टिकली। क्लियर? यस सर।
But now I change my question. Can primary market exist without secondary market? Yes, sir. Yes. Yes, it can. Theoretically it can, but practically it cannot. Why am I saying this? Practically it cannot. सर क्योंकि किसी को कभी भी जरूरत पड़ सकती है उनके रुपए की, तो वो Yes, तो very बेचेंगे good. ही. Excellent. क्योंकि किसी भी इन्वेस्टर को अगर सेकेंडरी मार्केट नहीं होगी, इसका मतलब एक बार आपने किसी कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स में पैसे इन्वेस्ट कर दिए या पब्लिक डिपॉजिट में, तो डिबेंचर्स पब्लिक डिपॉजिट के केस में तो लॉन्ग पीरियड के लिए, कई सालों के लिए, और शेयर्स के केस में तो समझो हमेशा के लिए आपके पैसे ब्लॉक हो गए. हाँ, आपको रिटर्न मिलती रहेगी उस पे, और पब्लिक डिपॉजिट और डिबेंचर्स के केस में कुछ सालों बाद प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस मिल जाएगा. लेकिन अगर आपको ड्यूरिंग द ड्यूरेशन बिफोर मैच्योरिटी जरूरत पड़ गई पैसों की, तो आपके पैसे तो ब्लॉक है, आप कुछ नहीं कर सकते अगर सेकेंडरी मार्केट ना हो तो. इन सच अ सिनेरियो most of the people will not invest in shares and debentures, public deposits of companies, क्योंकि उन्हें लगेगा हमारे तो पैसे ब्लॉक हो जाएंगे इतने लंबे टाइम के लिए, हमें जरूरत पड़ गई तब क्या होगा. तो इस वजह से प्राइमरी मार्केट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट सेकेंडरी मार्केट प्रैक्टिकली. तो सेकेंडरी मार्केट के होने से इन फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को लिक्विडिटी मिल जाती है. मींस इन्वेस्टर्स कैन sell their securities anytime they want, and because of this facility the investors do not hesitate in buying shares, debentures or investing in public deposit of companies. Clear? Yes, Yes, sir. sir. Now let us compare primary and secondary market. ठीक है, आदित्य पढ़ो, पॉइंट्स पढ़ो ये. The difference between primary and secondary market. Primary market, there is a sale of fresh security. Secondary market, there is trading of existing security. Sale by the company to the investors, exchange of securities among investors. Direct capital formation takes place. Capital formation is supported indirectly by providing liquidity to long-term securities. Price of the security is determined by the management of the company. Price of the security is determined by the forces of demand and supply. There is no fixed geographical location located at specific places. Investors can only buy, investors can buy as well as sell. Sell. Any doubt anyone in any of these points? No, sir. Yes, Drishti. सर थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन कर दो एक बारी. इकोनॉमिक्स में आपने कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ा है? यस सर. क्या मीनिंग होता है कैपिटल फॉर्मेशन का? इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट्स, दैट इज कैपिटल फॉर्मेशन, है ना. तो इंक्रीज इन एसेट्स बेसिकली इज कैपिटल फॉर्मेशन. तो जब प्राइमरी मार्केट से कंपनी पैसे प्रोक्योर कर रही है, तो उन पैसों का कंपनी ने करना क्या है? इन्वेस्टमेंट. They will invest that money in their business. मीन्स उससे उन पैसों से कुछ बिल्डिंग खरीदेंगे, मशीनरी खरीदेंगे, ठीक है, प्रोडक्शन करेंगे. तो डायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन विल टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ फंड्स रेज थ्रू प्राइमरी मार्केट. सेकेंडरी मार्केट में क्या है, एक शेयर होल्डर दूसरे को अपने शेयर्स बेच रहा है, एक इन्वेस्टर दूसरे को अपने डिबेंचर्स बेच रहा है, एक दूसरे से खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं. तो वो पैसे डायरेक्टली किसी कैपिटल फॉर्मेशन में नहीं लग रहे. लेकिन एज वी डिस्कस्ड, सेकेंडरी मार्केट की वजह से ही प्राइमरी मार्केट एग्जिस्ट करती है. अगर सेकेंडरी मार्केट ना हो तो प्राइमरी मार्केट भी फंक्शन नहीं कर पाएगी. सो इनडायरेक्टली secondary market supports capital formation by supporting primary market. Is this clear? Yes sir. और फोर्थ पॉइंट क्या था? प्राइस
कौन डिटरमिन करेगा? जब कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को इशू कर रही है तो प्राइस कौन डिटरमिन करेगा? कंपनी इटसेल्फ। कंपनी डिसाइड करेगी। पूरा आपने शेयर्स का चैप्टर पढ़ लिया है, कंपनी डिसाइड करती है ना किस प्राइस पे इशू करेंगे वो। ठीक है, एट पार करना है या एट प्रीमियम करना है या एट डिस्काउंट करना है। कर सकते हैं शेयर्स डिस्काउंट पे इशू? सर प्रैक्टिकली नहीं कर सकते लेकिन थ्योरेटिकली पढ़ा है। क्या मतलब हुआ इसका, एक्सप्लेन करो। डिस्काउंट में जो है मार्केट वैल्यू से कम में इशू करते हैं हम्म। शेयर्स को। जैसे अगर 10 रुपीज का है तो 10 रुपीज का है तो हम 8 रुपीज में इशू करेंगे उसे। पॉसिबल है, ऐसा कर सकती है कंपनी लीगली? नहीं, लेकिन थ्योरेटिकली पढ़ाया है मैम ने। कर सकते हैं, प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं। सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट स्टेट्स दैट अ कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट। क्या कहता है सेक्शन 53? कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट। लेकिन दो एक्सेप्शंस हैं उसकी। एक है सेक्शन 54। सेक्शन 54 कहता है कंपनी कैन इशू शेयर्स एट अ डिस्काउंट एज स्वेट इक्विटी। स्वेट इक्विटी क्या होती है? जब कंपनी अपने, पढ़ लिया आपने स्वेट इक्विटी या नहीं अभी? नो सर। तो पढ़ोगे मोस्ट प्रोबेबली इसमें इशू ऑफ शेयर्स में। स्वेट इक्विटी होती है व्हेन द कंपनी इशूज शेयर्स टू इट्स एम्प्लॉइज in return of some intellectual property rights that they have developed for the company. Suppose कंपनी के किसी एम्प्लॉय ने बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया जो कंपनी के बहुत काम आ रहा है, तो उसके और उसने कंपनी को उसके राइट्स दिए यूज करने के उस सॉफ्टवेयर के, तो कंपनी उसके बदले में उसको अपने कंपनी के शेयर्स एट अ डिस्काउंट इशू कर सकती है। ठीक है, तो स्वेट इक्विटी के केस में डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं शेयर्स टू द एम्प्लॉइज और एम्प्लॉय डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। ये एक एक्सेप्शन है। दूसरी एक्सेप्शन आप पढ़ चुके हो, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। जब शेयर्स फॉरफिट हुए थे और कंपनी उन्हें री इशू कर रही है तो फेस वैल्यू से कम पे री इशू कर सकती है। कितने कम पे री इशू कर सकती है? सपोज 10 रुपए का शेयर है, ठीक है, उस पे 3 रुपए नहीं मिले, कम मतलब 7 रुपए मिल गए, 3 नहीं मिले, कंपनी ने शेयर फॉरफिट कर दिया। नाउ व्हाट इज द मिनिमम प्राइस एट विच द कंपनी कैन री इशू दिस शेयर? 7। नहीं, 3 रुपीज। जितना फेस वैल्यू का अमाउंट पिछले शेयर होल्डर से नहीं मिला था, एटलीस्ट उतना तो लेना ही है, क्योंकि फेस वैल्यू तो पूरी करनी है। ठीक है, या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट कंपनी कितना दे सकती है री इशू पे? 7 रुपीज का। जितना कंपनी ने फॉरफिट किया था उन शेयर्स पे जो री इशू हो रहे हैं। ठीक है, दैट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट कंपनी कैन गिव। लॉजिक ये है कि भाई 7 रुपए तो आ चुके हैं ना, चलो पिछले शेयर होल्डर से मिल गए थे तो नए वाले से ये 7 रुपए कंपनी चाहे तो ना ले, तो मैक्सिमम डिस्काउंट 7 रुपीज तक का दे सकती है, लेकिन सिर्फ फेस वैल्यू, प्रीमियम नहीं। ठीक है, ओके। सो इन सेकेंडरी मार्केट द प्राइस इज डिटरमिन्ड बाय फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई। स्टॉक एक्सचेंज में जिन शेयर्स की डिमांड सप्लाई से ज्यादा होती है उनका प्राइस बढ़ जाता है, जिनकी डिमांड सप्लाई से कम होती है उनका प्राइस फॉल हो जाता है। रोज आप सुनते होंगे न्यूज में कि कुछ कंपनीज के शेयर के प्राइस बढ़ गए, कुछ के कम हो गए, वो डिमांड सप्लाई की वजह से। ठीक है, प्राइमरी मार्केट की, हाँ, प्राइमरी मार्केट की कोई फिक्स लोकेशन नहीं है। जब कंपनी जब शेयर्स इशू करती है या डिबेंचर्स इशू करती है, पीपल कैन बाय ऑनलाइन, दे कैन बाय थ्रू एनी ब्रोकर एनीवेयर, लेकिन स्टॉक एक्सचेंजेस की लोकेशन होती है एक,
ऑफिस होता है एक प्रॉपर हर स्टॉक एक्सचेंज का, जैसे डेली स्टॉक एक्सचेंज का ऑफिस है दरियागंज में, आसफ अली रोड, ठीक है। लेकिन ये भी अब इतना रेलेवेंट नहीं रह गया पॉइंट, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू भी जो ट्रेडिंग होती है, नाउ दीज डेज पीपल डू नॉट एक्चुअली हैव टू गो टू द स्टॉक एक्सचेंज टू ट्रेड। बहुत साल पहले होता था वो कि लोग स्टॉक एक्सचेंज में जाते थे। अगर आपने गुरु मूवी देखी हो या इस तरह की मूवीज देखी हो कि लोग शोर मचा रहे हैं, एजेंट्स, ब्रोकर्स, कि इस कंपनी का शेयर इतने प्राइस पे बेचना है, इस कंपनी का शेयर इतने प्राइस पे खरीदना है, और फिर आपस में डीलिंग्स हो रही हैं। अब नहीं होता ऐसा, अब ये सारी चीजें ऑनलाइन होती हैं। सेकेंडरी मार्केट में भी आप किसी ब्रोकर के पास जाते हो और उसके कंप्यूटर पे ही सारी डिटेल्स आपको दिख जाती हैं और उसके थ्रू आप ट्रेडिंग करते हो ऑनलाइन, ठीक है। Yes, sir. Okay. Now distinction between capital and money market. दृष्टि पढ़ो ये points. Duration of finance, capital market long period, money market short period. Credit instruments, shares, debentures, bonds, etc. Bills of exchange, treasury bills, certificate of deposits, etc. Participants, mainly individual investors, banks, companies, financial institutions, and foreign investors. Mainly banks, RBI, NBFCs, government, companies, mutual funds, and financial institutions. Individual investors generally don't participate much. Investment outlay do not necessarily require huge amounts as the instruments are expensive. Safety, capital market instruments are riskier. Money market instruments are generally much safer. Liquidity, comparatively lesser liquidity since securities are long term. Comparatively more liquidity since the securities are short term, and also because of DFHI. Expected return generally high but uncertain. Generally low but certain. Okay. Any doubt, anyone in any of these points? ये NBFC क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है। और ये DFHI होता है डिस्काउंट फाइनेंसिंग हाउस ऑफ इंडिया, डिस्काउंटिंग एंड फाइनेंसिंग हाउस ऑफ इंडिया, जिसके थ्रू ये भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज और बाकी जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी डिस्काउंटिंग फैसिलिटी ऑफर करता है, ठीक है। एनी अदर डाउट इन एनी ऑफ द पॉइंट्स डिस्कस टुडे? No? Okay, we stop here for today then. Thank you. Thank you, sir.